एक दहाई में भारत ने हर शोबे में तेजी से तरक्की की है। सेहत, तालीम, रोजगार से लेकर एंटरटेनमेंट तक हर मैदान में बेहतरी का दौर जारी है। और इसी सिलसिले के तहत हाल ही में एक कानून मंजूर किया गया जिसका नाम है सिनेमेटोग्राफ अमेंडमेंट एक्ट 2023, जिसके जरिए फिल्म की पायरेसी पर सख्त पाबंदी लगाकर फिल्म इंडस्ट्री को हो रहे भारी नुकसान को रोकना, लाइसेंस के मरहले को आसान बनाना और फिल्म सर्टिफिकेट कैटेगरी को नई शक्ल देना भी शामिल है। सिनेमेटोग्राफ अमेंडमेंट एक्ट 2023 सिनेमेटोग्राफ कानून 1952 की जगह लेगा। वाज़ेह हो कि फिल्मी दुनिया से वाबस्ता लोग लंबे वक्त से पुराने कानून में तब्दीली का मुतालबा कर रहे थे। फिल्म पायरेसी की वजह से इंडस्ट्री को हजारों करोड़ का नुकसान हो रहा था और पायरेसी का काला कारोबार तेजी से फल फूल रहा था। लेकिन अब नए कानून के सेक्शन 6AA के तहत किसी भी शख्स को सिनेमा हॉल में किसी भी तरह की ऑडियो या वीडियो रिकॉर्डिंग की इजाजत नहीं होगी। नए कानून में अगर सजा की बात की जाए तो इसमें कानून की खिलाफ वर्जी करने वाले पर फिल्म की लागत के 5% के बराबर जुर्माना और 3 साल तक कैद का इल्तिजाम है। इसके अलावा सर्टिफिकेशन कैटेगरी की बात की जाए तो इस कानून में हुकूमत ने UA कैटेगरी को बढ़ाते हुए इसमें कुछ सब कैटेगरीज बनाई हैं, जैसे UA 7+, UA 13+ और UA 16+। क्या है ये कैटेगरीज और क्या कुछ नया है इस कानून में? आज की पेशकश में इस अहम कानून के सभी पहलुओं पर माहिरीन के जरिए रोशनी डाली जाएगी। अपना मुल्क अपना आइन, शक्ति संविधान की। नाज़रीन आदाब। रोटी कपड़ा और मकान के साथ तफरीह यानी एंटरटेनमेंट भी इंसान की एक अहम ज़रूरत रही है। आज की बिजी लाइफ में भी इंसान तफरीह के ज़रिए तलाश करता है, फिर चाहे खेल हो या सिनेमा। इन दोनों ने न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया के लोगों का भरपूर एंटरटेनमेंट किया है। लेकिन यही फिल्म इंडस्ट्री एक लंबे वक्त से हो रही फिल्म चोरी से भारी नुकसान का सामना कर रही थी और ये मुतालबा किया जा रहा था कि सिनेमेटोग्राफी से मुताल्लिक पुराने कानून में तब्दीली की जाए। मोदी हुकूमत ने इस पर संजीदगी से गौर किया और फिर पार्लियामेंट में पेश किया गया सिनेमेटोग्राफ अमेंडमेंट बिल 2023, जिसको पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों से मंजूर कर लिया गया। आखिर क्या है कानून और क्या है इसके कायदे? इस अहम मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं दो खास मेहमान। हमारे साथ हैं जनाब सुमन कुमार साहब, आप डिप्टी सेक्रेटरी हैं संगीत नाटक अकेडमी के ड्रामा सेक्शन से, और हमारी दूसरी खास मेहमान हैं डॉक्टर रितु दुबे तिवारी जी। आप दोनों के अलावा हमारे साथ लॉ के स्टूडेंट भी मौजूद हैं जिनके सवालों को आज की इस पेशकश में हम शामिल करेंगे। आप सभी का आज की इस पेशकश में बहुत बहुत इस्तकबाल है। मैडम से जानना चाहूँगा सबसे पहला सवाल कि हम इस कानून की जब बात करते हैं, इंडियन सिनेमा पूरी दुनिया में जिसके आशिक मौजूद हैं, उससे मुताल्लिक़ अगर हम इस कानून की बात करते हैं तो आज कितनी अहम ज़रूरत थी इस कानून की? सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इस अहम मुद्दे पे बात करने के लिए स्टूडियो में बुलाया। जहाँ तक बात करते हैं हम भारतीय सिनेमा की, तो मुझे नहीं लगता कि इस पूरे विश्व में कोई और ऐसी फिल्म इंडस्ट्री है जिसमें हर साल 20,000 फिल्में बनाई जाती हैं 20 अलग भाषाओं में। इतनी बड़ी इंडस्ट्री की वजह से इतना ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्शन जो भारतीय सरकार को मिलता है, ये फिल्में ना सिर्फ क्षेत्रीय या ना सिर्फ देशीय बल्कि विदेशों में भी बहुत ज़्यादा धन कमा के लेके आती हैं। इसलिए इस बड़ी मगर असंगठित उद्योग के लिए बहुत सारे नियम और कानूनों की आवश्यकता, जिस तरह से इंटरनेट बढ़ रहा है, जिस तरह से 5G का ज़माना आ रहा है, बहुत अहम ज़रूरत थी। और इसके लिए अगर 2023 का ये कानून आया है तो बहुत अच्छा और स्वागत योग्य कानून है। स्वागत योग्य कानून है। इस कानून के ताल्लुक से सुमन कुमार सर से भी सवाल चाहूँगा कि सर, जब हम बात करते हैं इस कानून की, तो कानून तो हमारे पास 1952 में भी था। जी। अब इस कानून की क्या हमें ऐसी ज़रूरत महसूस की जा रही थी कि एक नया कानून आना चाहिए, और इंडस्ट्री से किस तरह के मुतालबे सामने आ रहे थे जिसकी वजह से ये नया कानून लाया गया? बिल्कुल। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री जो है विश्व की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, और जैसा कि अभी बताए कि 20 भाषाओं में 20,000 फिल्में हर साल बन रही हैं। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है, और इसे देखा न सिर्फ भारत में जा रहा है बल्कि पूरे ग्लोब पर जहाँ भी भारतीय बसे हैं, और भारतीय जो हैं पूरे विश्व के लिए बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। उनकी इकोनॉमी में, उसके सामाजिक स्ट्रक्चर में, उनके व्यवहारिक गुण में, वैचारिक स्तर पर, दार्शनिक स्तर पर और सांस्कृतिक स्तर पर। तो ये फिल्में दरअसल हमारा प्रतिनिधित्व करती हैं।
देश का प्रतिनिधित्व करती हैं, देश की अस्मिता, उसकी पहचान बनाती हैं। तो इस पहचान को हम न सिर्फ पूरे विश्व के स्तर पर बल्कि अपने स्तर पर भी ये फिल्में दरअसल एक बहुत बड़े मानवीय पक्ष को लेकर के चलें, तो इसे हमेशा संयमित रखने की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें इतना पैसा इन्वॉल्व है और इसमें इतना आकर्षण है, माया का इतना बड़ा जाल बिछा हुआ है कि इसमें हमेशा लूटपाट, चोरी, छीना झपटी, ठगी, इन सब का धंधा चलता है। और उन सब से इसे कैसे बचाएं कि आप फिल्म बनाते हैं, आपकी एक रचनात्मक पूरी प्रक्रिया लगाते हैं, रचनात्मक योगदान से आप फिल्म बनाते हैं और उस क्रिएटिविटी को कोई ऐसे ही चुरा ले जाए, ऐसे ही किसी को बांटता चले, दिखा दे, ये ठीक नहीं है। ये ठीक नहीं है। बौद्धिक संपदा पर उसी का अधिकार होता है जी, यानी हम कहीं ना कहीं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की बात करते हैं या हाँ। कॉपीराइट की बात करते हैं, वो भी इसी से जुड़े हुए हैं। मैडम, क्या सिर्फ पायरेसी ही एक अहम मसला था इस कानून को लाने में या और भी कुछ मुद्दे थे? सिर्फ पायरेसी के अलावा अगर आप देखें तो भारत में फिल्में बनाना अपने आप में एक बहुत टफ जॉब है। अगर एक मोटे मोटे तौर पे देखें तो एक फिल्म निर्माता लगभग 70 मंजूरियां लेता है एक फिल्म बनाने के लिए, जिसके लिए उसे तकरीबन 30 अलग अलग विभागों में चक्कर काटना पड़ता है। तो इस तरह से एक तो लाइसेंसिंग की जो प्रक्रिया है, जब वो आसान की गई है, जैसा कि आपको पता है 3 नई कैटेगरीज जोड़ी गई हैं, जिसमें UA 7+, UA 13+ और UA 16+ की जो कैटेगरीज जोड़ी गई हैं, उसके आधार पर लाइसेंसिंग प्रक्रिया को थोड़ा सा आसान बनाया गया है। दूसरी बात, पायरेसी में जो कई ऐसी चीज़ें जो छूटी हुई थी, जैसे कि अमूमन क्या होता था कि पायरेसी जो की जा रही है उसके कुछ एक लॉज थे जो 1952 में बनाए गए थे और जिसको 1981 में एक अमेंडमेंट के द्वारा थोड़ा बहुत सुधार किया गया था। मगर जिस तेजी से विश्व बदल रहा है, जिस तेजी से फिल्में देखने का माध्यम बदल रहा है, अगर आप गौर करें नुमान साहब, तो सिनेमा को टीवी ने रिप्लेस कर दिया है जी, और टीवी को फोन ने रिप्लेस कर दिया जी, है। अब पूरा सिनेमा मोबाइल में आ गया। पूरी चीजें परिवर्तित हो रही हैं, इसलिए ये जो कानून है ये बहुत ज्यादा वृहद तरीके से बनाया गया है और इसकी आवश्यकता थी। आपने श्रेणी की बात करी, UA कैटेगरी की बात करी, UA 7+, 13+ और 16+ की आपने बात करी। सुमन सर, क्या है ये कैटेगरीज और इसके अंदर किस तरह की एक नई चीज लाने की कोशिश की गई है? इससे किस तरह से बच्चों को बचाने की कोशिश की गई? हाँ, बच्चों को तो हमें बचाना ही होगा, क्योंकि वही हमारे भविष्य की बुनियाद हैं। वो बुनियाद सही बनेगी तो हमारा भविष्य सुरक्षित रहेगा, बेहतर रहेगा और मानवीयता से भरपूर रहेगा। हम पूरे विश्व के लिए मिसाल रहेंगे। तो बच्चों के लिए जो कैटेगरी, सबसे पहले जो अबोध से सुबोध बनने तक की अवस्था होती है, यानी जब बच्चा माँ बाप के संरक्षण में रहता है, अपने परिवार के संरक्षण में रहता है, उसके बाद वो स्कूल जाना शुरू करता है, तो यहाँ संभावना होती है मिक्सिंग होने की, अपने मोहल्ले से बाहर जाता है, तब वो किस तरह की चीज़ें देखें ये थोड़ा हमें समझना चाहिए। हम घर में तो रोक सकते हैं, घर में भी रोक लेते हैं, इसीलिए कैटेगराइज कर दिया गया कि अब 7 साल से बड़ा बच्चा जो थोड़ा बहुत जानने लगता है, अबोध से सुबोध होना शुरू करता है, वो थोड़ा थोड़ा कुछ जानने लगता है, तो उसकी उत्सुकता होती है। तो इस उत्सुकता को जो है कैसे हम खाना दें, तो उसके लिए जो बेहतरीन भोजन, यानी ये जो आँखों का भोजन है, जो कान का भोजन है, जैसा म्यूज़िक सुनेगा, कहा भी जाता है कि जैसा सुनेंगे, जैसी संगत होगी वैसी आपकी रंगत होगी। तो आपको अच्छी संगत ये सिनेमा दे, ऐसा संगत ना दे कि ये आप में उन भावों को जागृत करे जिससे आप, ये अहिंसक माध्यम है कि इसमें हिंसा दिखाई जाती है, लेकिन आज तक मैंने किसी फिल्म एक्टर को कितनी बार सिनेमा में मरते देखा है पर्दे पर, लेकिन ऐसे जीवन में जाके मैं मिल लेता हूँ बाद में उससे। तो इसका मतलब है कि कोई वहाँ असली युद्ध नहीं कर रहा है, असली घृणा नहीं कर रहा है, वहाँ सब की पहचान जो है वो अपनी असली पहचान छुपाई गई है, सिर्फ मनुष्य की पहचान वहाँ है और वो मनुष्य अलग अलग किरदार को अपनी मर्जी से स्वीकारता है और एक रचनात्मक योगदान देता है। तो ये एक कमाल सी चीज़ मनुष्य की ईजाद है, तो ये खराब ना हो जाए, क्योंकि हम जो कुछ भी बनाते हैं एक वैज्ञानिक संधान के बाद इतने बड़ा हमने फिल्म जैसा माध्यम खोजा जो इतना प्रभावी है कि वो एक दिन में करोड़ों रुपये वसूल के ला देता है जी। इतनी बड़ी इंडस्ट्री है और एक इसमें इतना इन्वेस्टमेंट होता है, तो जहाँ पैसे लगते हैं तो वहाँ
भाई अब पैसे की फितरत होती है कि वो सबको खरीदने की कोशिश करता है। लेकिन रितु जी, मैं आपसे भी ये जानना चाहूंगा इसी सवाल के ऊपर कि ये जो कैटेगराइजेशन किया है इसके अंदर यही एज फैक्टर क्यों रखा गया, 7+, 13+ और 16+? ये कार्टून देख रहे हैं ना। अच्छा, बहुत खूब। सबको आप कार्टून देख करके इंगेज रखते हैं जी हाँ। आप मैडम से भी एक रिएक्शन चाहूंगा इसी सवाल पर। देखिए, कैटेगरी की अगर हम बात करते हैं तो ये हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि मैच्योरिटी की एज बहुत जल्दी चेंज हो रही है। जो चीज़ें बच्चे लगभग आज से 20 साल पहले 10 वर्ष की उम्र में समझते थे या जानते थे, वो उम्र घट के 5 साल हो गई। ऐसी तमाम खबरें न्यूज़पेपर पे, चैनल्स पे आपको मिलेंगी जब आपको पता चलेगा बहुत कम एज के बच्चे अलग तरह के सेक्सुअल क्राइम में या इस तरह के हरासमेंट में, इस तरह के क्राइम में इन्वॉल्व हो रहे हैं। अगर आप जुवेनाइल लॉ की बात करेंगे तो बहुत तेज़ी से इस तरह के इश्यूज सामने आ रहे हैं। तो इसमें एक बहुत बड़ा, जैसा कि सर ने भी अभी बोला, कि एक बहुत बड़ा रीज़न है कि हम देख क्या रहे हैं। देखने के अलावा समाज में हम उन्हें दे क्या रहे हैं जी। क्योंकि इनिशियली स्टेज पे जो आप, मुझे लगता है 15 साल से कुछ कम समय, मान लीजिए 12 साल तक में काफ़ी हद तक जो चीज़ें उनको मिलती हैं वो परिवार के माहौल से, परिवार में हम सब क्या देख रहे हैं, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड करती हैं। इसी वजह से अलग अलग उम्र के हिसाब से कुछ एक लिमिटेशंस डिवाइड। गोल्डी मीट मटन मसाले, जो आपके हाथ का मटन खाए जिंदगी भर आपका हो जाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। बिल्कुल, किशोर वर्ग में जो है वो खास तरह की उत्कंठाएं होती हैं, जानने की, समझने की ज़्यादा उत्साह रहता है, तो वो अलग है। फिर थोड़ा और युवा होता है तो वो युवा एक तरह से पूरे अपने पुरुष और स्त्री में तब्दील हो जाता है, तो वहाँ उसको दूसरे तरह की इंफॉर्मेशन चाहिए, क्लियरिफिकेशन चाहिए। एक जो हमारी सिविलाइज सोसाइटी होती है उसकी कोशिश यही होती है कि उनको वो कंटेंट दिया जाए जो कहीं हमारे समाज के ताने बाने को ना तोड़े। तो एक खास कैटेगरी भी डेवलप की गई है कि भाई स्पेशल लोगों के लिए भी एक कैटेगरी डेवलप की गई है कि जैसे डॉक्टर्स हैं जी, वो कुछ फिल्म देखना चाहते हैं जो आम आदमी देख नहीं सकता, बर्दाश्त नहीं कर सकता, लेकिन डॉक्टरों के लिए वो ज़रूरी है, तो उसके लिए बनाई जानी चाहिए और दिखाई जानी चाहिए। तो वहाँ हम रिसर्च और एजुकेशन का एक फॉर्मूला जब हम लेकर के आते हैं तो वहाँ उसके लिए एस कैटेगरी में रखा गया है। ये स्पेशल ऑडियंस, स्पेशल ऑडियंस के लिए वो एक स्पेशल कैटेगरी। और युवा में इसमें 16 बना दिया गया। उसके बाद तो फिर एडल्ट का दौर शुरू होता है कि वो अपनी मर्जी के मालिक होते हैं। वो अपनी मर्जी के मालिक हैं, लेकिन वो अपनी मर्जी के मालिक तभी तक हैं जब तक वो किसी दूसरे को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। हाँ, लेकिन अगर वो पायरेसी कर रहे हैं या कहीं से वो कुछ रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहे हैं ऑडियो विजुअल माध्यम से, तो मैं जानना चाहूँगा रितु जी से कि मैडम जुर्माने का क्या प्रावधान इसमें किया गया है? क्या कुछ सख्ती की गई है इसमें कि कहीं भी कोई सिनेमा में जाकर के इस तरह की ऑडियो या विजुअल की रिकॉर्डिंग ना कर सके? बिल्कुल, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि पायरेसी सिर्फ एक क्राइम ऐसा है जिससे आप तो इन्वॉल्व ही हैं, साथ साथ में वो पूरी इंडस्ट्री के लोग उसमें अफेक्ट करते हैं। इस वजह से इसमें 3 महीने से 3 साल तक का जो सज़ा का प्रावधान है, प्लस इसमें 10 लाख तक का जुर्माना है। इसके अलावा पूरी फिल्म का जो लागत है उसकी 5% जो राशि है वो भी देने का जुर्माने के तौर पर वो भी लगाई जा सकती है, जो फिल्म की लागत का 5% हो। लेकिन मैं यहाँ इस चीज़ को एक और एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि पायरेसी का अब जो माध्यम है वो सोशल मीडिया में, अगर आप जानते हैं, सभी लोग जानते हैं मेरे ख्याल से, टेलीग्राम के द्वारा इतना आसानी से पायरेसी हो रही है कि आप पता ही नहीं कर पा रहे हैं कि एक्चुअल सोर्स ऑफ पायरेसी कहाँ से है। तो ये एक कई चैलेंजेस हैं इस समय, इस सज़ा के लिए, इस जुर्माने के लिए कई चैलेंजेस इस समय सामने। लेकिन मुझे लगता है कि जैसे जैसे गाइडलाइंस इसकी सामने आएंगी तो इन चैलेंजेस को भी देखा जाए तो उबूर करने की या इनको ओवरकम करने की कोशिश की जाएगी। बहुत ज़रूरी है। देखिए, डिस्ट्रक्शन की चीज़ें ज़्यादा एक्टिव होती हैं क्योंकि उन पर कोई लगाम नहीं है, तो वो ज़्यादा इनोवेटिव होती हैं। कोई भी इसे तोड़ना हो, इसमें कोई इनोवेशन की ज़रूरत नहीं है। इसमें आराम से हम तोड़ डालेंगे, फिर हम तय करेंगे ऐसे ना रखें वैसे ना रखें। तो वही है कि ऐसे लॉ तोड़ने वाले
आएंगे पायरेसी, वो क्योंकि उनको वो उससे कमाई बहुत भी बड़ा करते हैं, बिजनेस एक बन बहुत चुका है बड़ा और हम बिजनेस सब बन लोगों ने चुका ये है। पायरेटेड मूवीज देखी हैं, चाहे वहां पर हम ऑडियो सब ने क्वालिटी कहीं हमारे ना पास कहीं ना हो, इसमें वीडियो शामिल हो क्वालिटी गए। हमारे पास ना हो, लेकिन पूरे देश में इस तरह की फिल्में देखी जाती हैं, जिसकी वजह से इंडस्ट्री को बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन एंड आंसर सेशन की तरफ। बहुत सारे सवाल हैं स्टूडेंट्स के पास, उन सवालों को अब इस प्रोग्राम में हम शामिल करने की कोशिश करते हैं। मेरा नाम वर्षा है और मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे लाइसेंसिंग प्रक्रिया है और एज रेटिंग सिस्टम है, तो ये कैसे आर्थिक स्थिति से फिल्म प्रोडक्शन को और इतने बड़े फिल्म जगत जो है, फिल्म प्रोड्यूसिंग हाउस है, उसको कैसे ये प्रभावित करता है? हमारी जो लाइसेंस की कैटेगरीज बनाई गई हैं वो कैसे प्रभावित करता है? सर से नहीं प्रभावित देखिए, कोई भी आइडिया आता है, कोई भी फिल्म आता है, तो आइडिया वाले को और प्रोड्यूसर को इन्हें पता होता है कि टारगेट कौन है, कौन इस आइडिया पर पैसे दे सकता है या इस आइडिया पर पैसा लगा सकता है या इस आइडिया को जो है बिना पैसे के किया जा सकता है। वो आइडिया पर डिपेंड करता है। तो जो ही हम इसका विचार करते हैं तो ही हमारे पास ऑडियंस आ जाती है। तो यानी कि ऑडियंस आने का मतलब हमारे पास वो एज भी आ जाती है कि हम किसके लिए बना रहे हैं। हम घोषणा करते हैं ना, मैं बच्चों के लिए एक फिल्म बनाऊंगा, तो हम उसमें ये नहीं उम्मीद रखेंगे कि एडल्ट वाली उसमें एक्शंस होंगे, नहीं रखेंगे ना। तो वो यदि डालता है तो इसका मतलब कि वो अतिक्रमण कर रहा है उस एज का, उसको अननेसेसरी उस एज में वो सारी चीज़ें दिखा रहा है जो उसकी ज़रूरी नहीं है। तो ये विचार के साथ ही उम्र आ जाती है और उम्र के आधार पर ही यहाँ वर्गीकरण है, क्योंकि वो हमारी अवस्था, बोध की अवस्था है कि हमारे सोचने की प्रक्रिया जो है कब बचपने के रूप में होती है, कब हम कई लोग जीवन भर बचपन में के मूड में रहते हैं, वो अलग बात है। लेकिन जब कंटेंट की बात की जाती है तो ये जो हमारी सब कैटेगरीज बनाई गई हैं, ये कहीं ना कहीं उस कंटेंट को भी कंट्रोल करेंगी कि उस एज के अकॉर्डिंग वो कंटेंट जो है वो उसके तहत तैयार की जाएगी फिल्मों का। और एज मिलनी चाहिए, एज के अनुसार ही होनी चाहिए। एडल्ट के बाद तो आपको 20 साल बाद तो एज बढ़ी हुई है, आप 100 साल तक आप जो करना है उसके अंदर तो आपके लिए एक अलग कैटेगरी ऑलरेडी है। एक चीज इसमें मैं जोड़ना चाहती हूँ, जी जरूर। आप लोगों ने सबने कार्टून्स देखे हैं बचपन में, और मुझे लगता है कार्टून से ज्यादा हिंसक चीजें कहीं नहीं मिलेंगी आपको। आप दिखा कार्टून रहे हैं लेकिन उसमें आप लगातार टॉम जेरी को मार रहा है, पीट रहा है। ये जो मैंने कार्टून देखे हैं मैं वो आपसे शेयर कर रही हूँ। और मुझे लगता है जिस तेजी से कार्टून की दुनिया है उसमें हिंसक बहुत सारे एक्टिविटीज़ ऐसी दिखाते हैं जो छोटे बच्चों को शायद नहीं देखना चाहिए। तो बात ये नहीं है कि ये कार्टून है, बात ये है कि वो कंटेंट क्या उस उम्र के बच्चों के लिए मुफीद है या नहीं है, ये डिसीजन इस लाइसेंसिंग प्रक्रिया में लिया जा सकता है। तो इससे देखा जाए तो डायरेक्टली इफेक्ट होगा इंडस्ट्री को और खासतौर से फिल्म मेकर्स को, जिनके बारे में आप सवाल पूछना चाहते थे। जी अगले सवाल की तरफ बढ़ें। सर माय नेम इज़ रिया। तो सर बिल ने यूनियन गवर्नमेंट की पावर को रिमूव कर दिया, तो अगर पावर रिमूव कर दिए तो सर पावर का मिसयूज भी तो काफ़ी हो सकता है। नहीं, पावर को रिमूव नहीं किया है, उसको अलग तरह से डिफाइन किया है, उसको जो है कैटेगराइज किया है, डिफाइन किया है। और स्वायत्तता चाहिए। आप फिल्म सेंसर बोर्ड भी जो है वो क्या है कि हमारे यहाँ से ही टैलेंटेड लोग या सोचने वाले लोग, फिलोसफर, दार्शनिक लोग जो हैं वहाँ जाकर के बैठते हैं, जो देखते हैं कि समाज के लिए, हमारे लिए, पूरी दुनिया के लिए, भारत की छवि के लिए कौन सी फिल्में अच्छी हैं, तो वो देखते हैं। तो वैसे हमें उस पर भरोसा करना चाहिए। कई बार इसमें गड़बड़ियाँ हो सकती हैं, लेकिन देखा जाए तो सुप्रीम पावर तो अभी सरकार के पास ही है, ताकि सुप्रीम अगर कोई पावर कंटेंट तो गलत सरकार है ने तो उसको रोका जाए। उसमें एक लाइन है कि सरकार चाहे तो, यानी कि वो सुप्रीम पावर अपने पास रखती है। हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट है, अभिव्यक्ति की आजादी है, अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात कही है और एक बोर्ड की बात कही गई है। हाँ, जब हम बात स्वायत्तता के लिए वो चाहती है कि और फ्रीडम को इंजॉय करें जी, ताकि फ्रीडम इंजॉयमेंट का मतलब क्या है कि जनता की जो ज़रूरत है उसको इतना स्ट्रिक्ट ना करें कि यही आपको चखना है, ऐसा ही करना है, वैसा ही करना है। इससे और पायरेसी वाला धंधा बढ़ेगा और जो है अंडरग्राउंड फिल्मों का धंधा बढ़ेगा। तो उससे अच्छा है कि कई सारी चीज़ें जो हम दिखा सकते हैं, खोल सकते हैं, स्पेशल क्लासिफाइड कर सकते हैं, उन सब फिल्मों को अलग कर लें, उनको अलग कर लें। उसके लिए जितनी कैटेगरी होंगी आपके लिए सुविधा हो जाएगी, सुविधा होगी और बनाने वालों के लिए एक गाइडलाइंस होगी, उनके लिए एक दिशा निर्देश होंगे कि आपको इस एज के लिए अगर आप कंटेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपके पास क्या कंटेंट होना चाहिए। जी अगले सवाल की तरफ। सर मेरा नाम सार्थक कपूर है।
मेरा ये क्वेश्चन है, जैसे अभी मैम ने भी बोला कि कार्टून्स जो है वो हिंसक है एंड कैटेगराइज कर दिया एज के हिसाब से, बट कहीं ना कहीं ये क्रिएटिविटी पे भी तो इफेक्ट डालेगा जो कंटेंट के प्रोड्यूसर्स है। तो मैं इसमें आपकी सोच जानना चाहूँगा कि क्या ये क्रिएटिविटी पे उनकी इफेक्ट डालेगा नहीं डालेगा? जी मैडम, क्रिएटिविटी और कंटेंट और ऊपर से एज फैक्टर और तीसरा समाज, सब शामिल हैं सवाल में। देखिए, जब हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की बात करते हैं, जब हम अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात करते हैं, जब हम सेंसर बोर्ड की बात करते हैं, तो आप ये कैसे भूल सकते हैं कि हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, ठीक है। और रही बात इसकी कि कंटेंट जो प्रोड्यूसर्स हैं या जो स्क्रिप्ट्स लिख रहे हैं, स्टोरी बोर्ड तैयार कर रहे हैं, उनको तो और ज़्यादा बड़ा बाजार दे रहे हैं हम, क्योंकि हमने उनको रिस्ट्रिक्ट नहीं किया। हमने सिर्फ उनसे ये कहा कि आपका काम इस एज ग्रुप के लोगों के लिए मुफीद है, बेहतर है, आप इस एज ग्रुप के लिए खुल के काम कीजिए, क्योंकि वो जो कंटेंट है वो जनरलाइज नहीं किया हमने। तो अगर आप इसको दूसरे पक्ष से देखें तो आप पाएंगे कि हमने किसी को एक दायरे में नहीं बांधा, बल्कि हमने उन्हें ज़्यादा बड़ा आकाश दिया है। जो लोग एडल्ट लोगों के लिए कंटेंट लिखना चाहते हैं, वो पूरी अभिव्यक्ति की आज़ादी के साथ में, पूरी क्रिएटिविटी के साथ में लिख सकते हैं, उनको कम बाउंडेशंस होंगी अब। लेकिन जो बच्चों के लिए बना रहे हैं, वो भी स्पेसिफिक एज ग्रुप के, उनको भी बहुत अच्छे से क्रिएटिविटी को वो अपनी एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो अगर आप इसे नेगेटिव तरीके से ना देखें और पॉजिटिव तरीके से देखें, तो एक तो आप अपना काम कर रहे हैं, दूसरी चीज़ उस काम की कीमत आप तक पहुंच रही है, ना कि जो बीच के लोग हैं जो पायरेटेड सामग्री बेच रहे हैं वो उसका फ़ायदा नहीं उठाते हैं। मैं इस चीज़ को एक और उदाहरण से स्पष्ट करना चाहती हूँ। जो कानून बनते हैं, वो जिनके लिए कानून बनते हैं उन तक उसकी पहुँच होनी चाहिए। अगर आज हम बैठ के कानून बनाते हैं और अगर न्यायपालिका कुछ बनाती है और कार्यपालिका उसके साथ में मर्ज होके प्रॉपर तरीके से काम नहीं करती है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है, तो वो निर्भया की तरह कानून बन जाता है। जो कानून में तो सब कुछ है, बट इम्पैक्ट उसका, माफ़ कीजिएगा, उतना नहीं है जितना कि होना चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती है क्रिएटर्स के लिए भी, फिल्म मेकर्स के लिए भी और सरकार के लिए भी, कि वो एक बैलेंस के साथ में ये कानून इम्प्लीमेंट भी करे और लोकतांत्रिक वैल्यूज बचा के। और उम्मीद है कि इससे जो कोशिश की गई है उसमें हम ज़रूर कामयाब होंगे, क्योंकि जब हम बात करते हैं डिजिटल इंडिया की, तो डिजिटल इंडिया के साथ साथ जो चैलेंजेस हैं, उन चैलेंजेस के ऊपर भी हमें कंट्रोल करना होगा, उनको काबू में करना होगा। और मैं ये भी ज़रूर जानना चाहूँगा, एक स्मॉल रिएक्शन दोनों का चाहूँगा कि और क्या कुछ हो सकता है। अभी गाइडलाइंस जो हैं वो सामने आनी बाकी हैं, क्या कुछ और भी होना अभी बाकी है जब हम इतने बड़े देश की बात करते हैं, इतनी बड़ी मार्केट की बात करते हैं? देखिए, जैसे पूरे देश के लिए जो अच्छी से अच्छी फिल्में बन सके, मसला यहाँ है जी। तो अब इसके ये ज़रूरत कभी ख़त्म नहीं होने वाली है। तो हम अच्छी फिल्मों को बड़े पैमाने पर बनाने का दायित्व भी लें, क्योंकि आप मार्केट पे कहेंगे अच्छी फिल्में बनाओ, तो वो ऐसी फिल्में बनाएगा, अच्छी फिल्में जब बनाएगा जो धन ला सकेंगी, जो सिर्फ धीरे धीरे करके वो धन में, अच्छे मसाले में जो है जी, एक तरफ धन आ सके और दूसरी तरफ ये कि समाज जो है उसके अंदर बिगाड़ पैदा ना हो और उसके अंदर हिंसा पैदा ना हो। खत्म हो जाती है कि भाई नेकी बड़ी अच्छी बात है, इस पे वो ऐसी मारधार वाली फिल्में बताएगा और उसमें मारधार करने वाली की नेकी जो है बाद में जो है उसे देवता के रूप में। एक स्मॉल रिएक्शन मैम आपका भी चाहूंगा, क्योंकि आप प्रोग्राम अपने बिल्कुल आखिरी मरहले में। बिल्कुल, मैं 4 चीज़ों के बारे में बात करना चाहती हूँ और मुझे लगता है ये चारों चीज़ें अगर इम्प्लीमेंट की जाएंगी तो इस कानून को आत्मा मिलेगी, जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। पहली चीज़, हम पायरेसी करने वाले को भी गुनाहगार मान के सज़ा दे रहे हैं, हम उसकी लिंक शेयर करने वाले को भी गुनाहगार मान के सज़ा दे रहे हैं, लेकिन उसे देखने वाले के लिए हमारे पास में कोई सज़ा का प्रावधान नहीं है। पहली चीज़, इस पे गौर किया जाना चाहिए। दूसरी चीज़, लोगों में जागरूकता फैले, इसके लिए जितने भी लोग पायरेटेड वीडियोज़ की वजह से या फिल्म की वजह से गिरफ्तार होते हैं, उनका एक डेटा ज़रूर पब्लिश होना चाहिए। तीसरी चीज़, एक हेल्पलाइन नंबर ज़रूर हो, ताकि कभी भी आप किसी भी जगह पे देखते हैं, मान लीजिए कहीं शेयर किया जा रहा है, तो भी उस हेल्पलाइन नंबर पे आप रिपोर्ट कर सकें और आपकी जो पहचान है वो गोपनीय हो। और चौथा और सबसे इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर है वो है पैसा।
अगर कोई इस तरह का केस पकड़वाता है तो उसके लिए इनाम की घोषणा जरूर हो, चाहे वो कोई भी मतलब उसका मतलब पैसा हो आप सकता प्रोत्साहन है। राशि की बात कर रही हैं, कहीं ना कहीं जरूर प्रोत्साहन होनी राशि चाहिए, मिलना चाहिए, कुछ ना क्योंकि कुछ ये इनाम कारण मिलना चाहिए उन लोगों को जो इस तरह की पायरेटेड मूवी सामने आने के बाद उसकी कंप्लेंट काफी करते हैं। अच्छे सुझाव हैं। बहुत अच्छे सुझाव हैं जी, मैं भी समर्थन करता हूं तमाम सुझावों का। और बाकी देखते हैं जब गाइडलाइन सामने आती हैं तो क्या कुछ चीजें उसमें सामने नहीं, आएंगी। इसके साथ इसमें एक खास बात है कि टीवी पर वही फिल्में जो टीवी पर आती हैं जी, तो उसके लिए भी इसमें प्रावधान किया गया है कि उसे फिर से प्रमाणित करना कर चाहिए सकते कि हैं। ये टीवी चूंकि मास ऑडियंस देखेगी, जी, फिल्में तो सेलेक्टिव जो पैसा लगा के जाएगा वो चुनाव करेगा, जी, लेकिन फिर टेलीविजन घर में बैठा हुआ है तो वो मास लेवल पर जाएगा, तो उसकी उन फिल्मों को रीसर्टिफिकेशन होना चाहिए कि ये देखनी चाहिए, यानी कि एक टी कैटेगरी भी आ जानी चाहिए। बहुत एस के बाद एक तमाम टी मुद्दे हैं जिन पर आज हमने बातचीत की और उम्मीद है हमारे जो व्यूवर्स हैं उन्होंने भी इससे ज़रूर कुछ ना कुछ फ़ायदा हासिल किया होगा, जाना होगा कि आखिर ये नया कानून जो आया है उसके क्या मकसद है और क्या मायने हैं हम सब के लिए। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने दोनों खास मेहमानों का, बहुत तमाम शुक्रिया। स्टूडेंट्स का। आपने आज की इस पेशकश में हिस्सा लिया। हम फिर हाजिर होंगे अगले मौजू के साथ, लेकिन आज की इस पेशकश को हम यही मुकम्मल करते हैं और आपको छोड़ जाते हैं कानून से मुताल्लिक कुछ अहम मालूमात के साथ। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।